हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम्स यू टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निखिल राज। ये जो लेक्चर है तुम्हारे पास, ये कंप्लीटली यूजफुल होने वाला है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए, चाहे आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम हो, चाहे एनवीएस पीजीटी हो या केवीएस पीजीटी हो या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम है या ऐसा कोई एग्जाम जिनके अंदर ये टॉपिक्स आएंगे, तो ये सारे लेक्चर आपके लिए उस एग्जाम में बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले रेडियो एक्टिविटी। देखो बेसिकली हुआ क्या कि बेकुरल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जब यूरेनियम को एक कागज के अंदर, फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर, एक स्पेशल प्रकार का कागज होता है फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, जब उसने यूरेनियम को फोटोग्राफिक प्लेट में लपेट करके रख दिया, कुछ टाइम के लिए रख दिया, और थोड़े टाइम के बाद जब उसको चेक किया तो उसने पाया कि उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ निशान बने हुए। तो बेकुरल ने इस पे और स्टडी की और बताया कि जो तुम्हारे पास कुछ एटम्स कैसे होते हैं, कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। ये रेडिएशन कई प्रकार की होती है, काफी प्रयोग किए गए और बताया गया कि रेडिएशन कई प्रकार की होती है। ये क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। ये इमिट होने वाले पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, अल्फा हो सकते हैं, बीटा प्रकार के हो सकते हैं और गामा प्रकार के हो सकते हैं। तो इस पार्टिकल इमिट करना या पार्टिकल डिके करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो पार्टिकल इमिट होंगे वो बेसिकली कितने तरीके के होंगे, 3 तरीके के होंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो इसके अंदर आप सीधा ही लिख लेंगे। बाकी जो थ्योरी मैंने बताई है वो इतनी यूजफुल नहीं है आपके लिए, तो आप इसके अंदर सीधा ही लिख लेंगे। ऊपर सीधा लिखने की भी जरूरत नहीं है। रेडियो एक्टिव डीके कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो इसमें सीधा लिख दो अल्फा डीके, सेकंड हो जाएगा बीटा डीके, हिंदी में लिखना हो तो अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6। अब इसके अंदर अपने पास आते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, कि इनके भी कुछ ना कुछ नियम होंगे, हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो अपने पास आते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। हिंदी में लिखोगे तो रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिवता के नियम या लिख दोगे रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम। देखो तुम्हारे पास कोई चीज है, तो मतलब मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो तुम एक साथ कितने रुपए खो सकते हो, 10 रुपए ही खो सकते हो। 10 है तो 20 तो खोगे नहीं। इसी तरीके से कितने पार्टिकल डीके हो सकते हैं या कितने न्यूक्लियस एक साथ डीके होते हैं, उनका रेट किस पे डिपेंड करता है कि अपने पास उस टाइम पे कितने न्यूक्लियस अवेलेबल हैं। क्या समझे, कि अपने पास मान लो n न्यूक्लियस अवेलेबल हैं, तो जो डीके रेट होगी dn/dt वो हमेशा n के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। dn/dt हमेशा n के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसको सोल्व करोगे तो सोल्व कर दो, डीके रेट dn/dt, समझ पा रहे हो ना। समय के साथ जो अवेलेबल न्यूक्लियस है उनकी संख्या में चेंज है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, n के प्रोपोर्शनल होगा। वहां पे n क्या है, अवेलेबल न्यूक्लियस है। इसको हटाओगे कांस्टेंट को तो ये लैम्डा n आ गया, यहां पे ये लैम्डा n नहीं आएगा, माइनस लैम्डा n आएगा। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, जो तुम्हारे न्यूक्लियस है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए माइनस का लैम्डा n आएगा। इसको सोल्व करो अब, dn/n बराबर माइनस का लैम्डा dt, समाकलन कर दो, इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा ln n बराबर माइनस का लैम्डा t। समाकलन समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ आए तो फाइनल रिजल्ट याद कर लेना, माइनस का लैम्डा t आ जाएगा, प्लस यहां पे मान लो ये आ गया ln c, मानोगे ln c मान लो। अब देखो t = 0 के ऊपर जो टोटल एटम थे वो कितने थे, n0 थे, कितने थे, n0 थे। तो इसको सोल्व करो, इस कंडीशन को यूज करो, n की जगह आ जाएगा n0, t की जगह आ जाएगा t = 0 और ये आ जाएगा ln c। तो ln c की जगह क्या आ गया, ln n0 आ गया। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी अपने पास, ln n बराबर माइनस लैम्डा टी प्लस ln n0।
तो इसको इधर लेके चले जाओ, ये क्या बन गया ln n माइनस ln n0 बराबर माइनस का लेमडा टी। ये क्या आ जाएगा ln a माइनस ln b, तो ये बनता है ln a बाई बी इज इक्वल टू माइनस का लेमडा टी, या ये बनेगा n बटा n0 बराबर ln को इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल, ये बनेगा माइनस का लेमडा टी। तो ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट अपने पास n इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस का लेमडा टी। यहां पे n क्या है एट प्रेजेंट न्यूक्लियस की संख्या, कितने न्यूक्लियस तुम्हारे पास अवेलेबल है वर्तमान में, कितने न्यूक्लियस हैं, ठीक है, ये परमाणु है। एन नोट क्या होगा t इज इक्वल टू 0 पर संख्या, t इज इक्वल टू 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या या नाभिकों की संख्या, एक ही बात है। लेमडा क्या है क्षयांक, या इंग्लिश में लिखोगे तो डीके कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ी सी फास्ट कराइए, वो इतनी यूजफुल है नहीं। n इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस का लेमडा टी, डायरेक्टली याद रख लेना, ओके। और यहां पे आ जाएगा अपने पास, अब t क्या है समय है, टाइम है, जिसके ऊपर भी तुम्हें संख्या देखनी है, ओके। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करना हो तो नीड तो नहीं है पर कर लो, ठीक है, कि कितने समय बाद परमाणुओं की संख्या, या ये परमाणु कौन से है रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या का 1/e गुणा रह जाएगी। इंग्लिश में लिखना हो तो आफ्टर विच टाइम द नंबर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स विल बी 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/e गुणा वो कितने टाइम में रह जाएंगे। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, करो। फॉर्मूला क्या है n इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस का लेमडा टी। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, मान लो यहां तुम्हें लेमडा की वैल्यू दे दी 5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनमें करने की जरूरत ना पड़े, क्या काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो n कितना होना चाहिए, प्रारंभिक संख्या का 1/e गुणा हो जाए, तो ये कितना हो जाना चाहिए n0/e हो जाना चाहिए। इनिशियली कितना n0 e टू पावर माइनस का लेमडा का मान 5, तो ये 5 गुणा t। सोल्व करो, n0 से क्या गया n0 गया, इसको आगे सोल्व करोगे तो 1/e बराबर 1/e की पावर 5t, e की पावर 1 e की पावर 5t। तो ये कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 5t, या t बराबर 1/5, 1/5 क्या आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड के बाद जो परमाणुओं की संख्या है, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या है, अपनी प्रारंभिक संख्या का 1/e गुणा रह जाती है, ठीक है। अब देखो अपने पास यहां पर कुछ अपने पास टर्म आती है, एक टर्म आएगी हाफ आयु, हाफ क्या बोलते हैं यार इसे अर्धायु को क्या बोलते हैं हाफ एज या हाफ टाइम पीरियड, ऐसे कुछ बोलते हैं, हाफ टाइम पीरियड। हिंदी में इसको अर्धायु बोलते हैं, मुझे इंग्लिश में भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसको अर्धायु बोलते हैं, जिसे अपने लिखते हैं टी हाफ से। क्या होता है टी हाफ, देखो तुम्हें पता होगा, टी हाफ वो टाइम होता है जिसके अंदर परमाणुओं की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या का आधा रह जाता है, समझते हो ना। टी हाफ क्या होता है, इतना टाइम जिसके अंदर परमाणुओं की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाए। तो निकालोगे तो क्या आएगा n इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस लेमडा टी की जगह क्या आ जाएगा टी हाफ, क्योंकि वो टाइम जिसके अंदर संख्या क्या हो जाएगी अपने प्रारंभिक की आधी रह जाएगी। तो n की जगह क्या आ जाएगा n0/2, तो इससे ये गया क्या बचा 1/2 बराबर 1/e की पावर लेमडा, ये क्या है
टी ऑफ है, या इसको लिख दो कि 2 बराबर ई टू पावर लेमडा टी ऑफ, दोनों तरफ log ले लो तो ln2 बराबर क्या आ गया लेमडा टी ऑफ, या यहां से टी हाफ बराबर कितना आ गया ln2 बटा लेमडा। ln2 का मान होता है 0.693 बटा लेमडा। तो जो तुम्हारे पास अर्धा यू या टी हाफ जो आ गया वो कितना आ गया 0.693 बटा लेमडा आ गया। सिर्फ ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब मैं अगर तुम्हें 6 अंक दे दूं और पूछ लूं कि इसकी अर्ध आयु कितनी होगी तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसी तरीके से तुमसे अगर औसत आयु पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, औसत आयु पूछ ली जाए, इसे कहेंगे हाफ लाइफ। क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। मुझे याद आ गया, इसे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे, अर्ध आयु कहेंगे। और ये क्या हो जाएगी, औसत आयु या एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ कैसे निकलेगी, देखो कि तुम्हारे पास कितने लगभग कितने टाइम के अंदर सारे के सारे ही जो एटम है, जो न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो आयु क्या कहलाती है, औसत आयु कहलाती है। इसे भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसको कैलकुलेट करके अपने टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना आ जाएगा, टो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय लेमडा, 1 बाय लेमडा आ जाएगा डायरेक्टली। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा बता देता हूं मैं। कैलकुलेशन करने का तरीका होगा कि कुल टाइम लेमडा डीएन बटा कुल परमाणुओं की संख्या। ये मेरे हिसाब से फॉर्मूला होना चाहिए। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं बाकी और। टी डी एन और नीचे आ जाएगा एन नोट, मतलब कुल परमाणुओं की संख्या। सही है ना, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी थी, एन नोट, और ऊपर अपने पास टी डी एन है। इस तरीके से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, पर कैलकुलेट करने की नीड है नहीं। जो औसत आयु होगी, जो टो होगा, तुम्हारे पास कितना आएगा, 1 बटा लेमडा आ जाएगा। 6 अंक का उल्टा हो जाएगा। इसे लिखना हो तो क्या लिखोगे, 6 अंक का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, औसत आयु कहलाता है। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के लिए औसत आयु कहलाता है। अगर मैं तुम्हें लेमडा दे दूं कितना है, 5 सेकंड है, तो इसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 1 बटा, अगर लेमडा दे दूं 5 सेकंड इनवर्स है, तो टो कितना हो जाएगा, 1 बटा 5 सेकंड इनवर्स, मतलब 1 बटा 5 सेकंड, मतलब 0.2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास आता है इस टॉपिक के बाद एक्टिविटी। एक्टिविटी हिंदी में जिसे कहते हैं सक्रियता, कि वो कितना सक्रिय है, किस स्पीड से वो डीके हो रहा होगा, उस चीज को क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। ये जो सक्रियता है इसको माइनस डी एन बटा डी टी से लिखते हैं। ए बराबर माइनस का डी एन बटा डी टी, कि कितनी जल्दी जल्दी ये डीके हो रहा होगा। इस चीज को क्या लिखते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। तो इसे लिखें, क्या आ जाएगा, ए बराबर माइनस डी बटा डी टी। एन का मान क्या था अपने पास, एन नोट ई टू पावर माइनस का लेमडा टी। एक्टिविटी सक्रियता कहते हैं, कितने जल्दी जल्दी वो डीके होगा। ठीक है, उसे कहेंगे अपनी सक्रियता। सोल्व करो, इसका अवकलन करोगे टी के सापेक्ष, तो माइनस आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा एन जीरो ई टू पावर माइनस का लेमडा टी, लेमडा आगे आएगा, तो ये बनेगा एन लेमडा नोट। एन लेमडा नोट हो गया, बोल देंगे ए नोट। ए नोट क्या कहलाएगा, प्रारंभिक सक्रियता या इनिशियल एक्टिविटी। यहां पे ए नोट बराबर क्या आ गया, लेमडा गुणा एन नोट बराबर प्रारंभिक सक्रियता। प्रारंभिक सक्रियता, ओके। और एक चीज ये भी देख सकते हो, ये अपने पास क्या है, एन ही तो है एक तरीके से, तो इसको क्या लिख सकते हो, लेमडा एन भी लिख सकते हो। तो ए बराबर लेमडा एन भी होता है। ये 2 से 3 फॉर्मूले आ गए जो तुम्हारी क्वेश्चन करने में क्या करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। ओके, मीन लाइफ भी मैंने तुम्हें लिखवा दिया है, हाफ लाइफ भी मैंने तुम्हें करवा दिया है। ठीक है, अब एक यहां पे स्टार लगा के एक पॉइंट और लिख लो। ऐसे मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं, बस अपने क्रैश कोर्स के तरीके से। तो थ्योरी के अंदर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, पर मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगी, है ना। इतना आप ट्रस्ट करें, इतना मुझे इसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि इनसे बाहर चीजें नहीं आएगी। मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तुम्हें 1 पेज की 1.5 पेज की, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर ये क्रैश कोर्स नहीं रहेगा, पूरा लेंथी कोर्स हो जाएगा, 6-6 महीने तक सिलेबस पूरा नहीं होगा फिर, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं
काम शुरू करो और उसको फटाफट फिनिश करो। ठीक है, देखो इसके अंदर मान लो कि किसी की हाफ लाइफ कितनी है, किसी की अर्ध आयु कितनी है, मान लो टी हाफ है। ठीक है, और वो टोटल कितने टाइम तक है तुम्हारे पास, टी टाइम तक है, तो उसके कितने परमाणु तुम्हारे पास बचेंगे, कितने परमाणु तुम्हारे पास बचेंगे। तो ये लिखो, ये n बराबर क्या आ जाएगा, n0 1/2 की पावर n। यहां पे n क्या है, n है कि जो तुम्हारा टाइम जो है ना, टोटल टाइम, उसके अंदर कितनी हाफ लाइफ है, कितनी हाफ लाइफ है तुम्हारे पास। ओके, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हाफ लाइफ है वो कितनी बार घटित हो जाएगी वहां पे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखें। देखो मान लो सपोज दैट, क्वेश्चन देखो एक, किसी के लिए हाफ लाइफ कितनी है, 2 सेकंड है। ओके, तो t इज इक्वल टू 16 सेकंड के ऊपर वो कितना बचेगा। ओके, देखो तुम एक तो अपने दिमाग से देखो, 2 सेकंड 16 सेकंड बनाना, 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 छिके नहीं 2 दूने 4 2 एक बार ये होंगे, 0 से 2 तक जाएगा, 2 से 4 तक जाएगा, 4 से 6 तक जाएगा, 6 से 8 तक जाएगा, 8 से 10 तक जाएगा, 10 से 12 तक जाएगा, और 12 से 14 तक जाएगा, 14 से 16 तक जाएगा। तो कितना होगा, आधा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, इस तरीके से चलेगा, फिर आधा, फिर आधा। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लो अपना। देखो एक बार आधा यहां होगा, फिर आधा यहां होगा, 2 बार आधा हो गया, 3 बार आधा, 4 बार आधा, 5 बार आधा, 6 बार आधा, 7 बार आधा, 8 बार आधा होगा। वो 8 बार आधा होने का मतलब क्या है, 1/2 की पावर 8 n नोट n, इतना बचेगा वो। ये तो तुमने कैलकुलेशन कर ली देसी तरीके से। अब इस फॉर्मूले से भी करके देखो, n बराबर क्या आता, n नोट 1/2 की पावर n, और यहाँ पे n क्या था, कुल समय कितना है 16 सेकंड, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है 2, तो कितना आया 8, तो यहाँ भी कितना आता 8 ही आता। तो ये तरीका जो है अपना वो क्या है, पूरा सही है। n इजिकल टू n नोट 1/2 की पावर n आएगा, जहां पे n क्या है, t/t हाफ है, वो t क्या है, टोटल टाइम है, और t हाफ क्या है, अर्धायु है। ओके, चलें आगे की तरफ। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं। अब अपने थोड़ा सा टाइप ऑफ डीके बताए थे तुम्हें, 3 टाइप के होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ डीके, टाइप्स ऑफ डीके, 3 तरीके के डीके होते हैं। उसके अंदर पहला क्या आ जाएगा, अल्फा डीके। अल्फा डीके के अंदर सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4। क्या होता है, 2He4। हीलियम का जो नाभिक है वो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। तो किसी तुम्हारे पास कोई पेरेंट न्यूक्ली है ZXA, ठीक है, कोई न्यूक्लियस है, उससे अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, डीके हो गया, उससे अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो जो डॉटर न्यूक्ली बचेगा, मान लो Y बच गया, इसे कहते हैं पितर नाभिक या पिता नाभिक, ये है पुत्री नाभिक, और ये है अल्फा पार्टिकल। तो जो Y बचेगा, देखो ये 2 आ गए, दो इससे Z, इससे 2 क्या हो गए, कम हो गए, 2 इधर आ गए, तो इधर Z कितना बचेगा, Z-2। योग करके देखो, Z-2 और 2 का योग कितना है, Z ही है ना। जो A है, इससे 4 एटॉमिक मास इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा, A- का 4 बचेगा। ठीक है, प्लस यहां कुछ ऊर्जा बचनी होगी, तो कुछ ऊर्जा बच जाएगी। ओके, मान लो ये जो ऊर्जा है वो कितनी है, Q है। क्या है, Q है। यहां पे 1 से 2 चीज तुम और देखो, क्या देखो कि जो ये Q है ना, ये तुम्हें कैसे मिलेगी, अल्फा पार्टिकल तथा पुत्री नाभिक Y है ना, इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। कैसे मिलेगी, इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में। जो Q है तुम्हें, वो इन दोनों की गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। और यहां इन दोनों का जो संवेग है, जैसे मान लो ये x था, ये डीके हो गया, तो अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है और पुत्री नाभिक इधर जा रहा है, ये दोनों ऐसे जाएंगे, तो इन दोनों का संवेग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मोमेंटम क्या होगा, हमेशा इन दोनों का इक्वल होगा। संवेग हमेशा बराबर होगा। संवेग बराबर होगा तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कैसे आएगी, p⁴ बटा p2m अल्फा, और इसकी गतिज ऊर्जा कैसे आएगी, py² बटा 2my। देखो मोमेंटम दोनों के बराबर हैं,
तो गतिज ऊर्जा ज्यादा किसकी होगी, मास इसका ज्यादा है, तो गतिज ऊर्जा ये वाली क्या होगी, कम होगी। बात समझे क्या, मोमेंटम दोनों का क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, है ना, हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये जो नाभिक था ना अपने पास, जो पितृ नाभिक था वो क्या था, स्थिर था। ये मोमेंटम इक्वल है तो मास इसका इसके अंदर ज्यादा का भाग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, गति ऊर्जा कम हो जाएगी। तो जो ऐसे भी सोच सकते हो, पुत्री नाभिक क्या है, भारी है, और ये क्या है, हल्का है। हल्का है तो ये ज्यादा गति ऊर्जा लेके जाएगा, ये भारी है तो ये कम गति ऊर्जा लेके जाएगा। ये भी तुम देख सकते हो, गति ऊर्जा वाई की जो है वो कम होगी किसकी तुलना में, अल्फा की तुलना में। ये भी आप देख सकते हो। एक और बात, जो अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा होगी, अल्फा पार्टिकल की गति ऊर्जा होगी, कि अल्फा पार्टिकल कितनी गति ऊर्जा से जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल अपने पास जाएगा a-4 बटा a इंटू क्यू, इतनी गति ऊर्जा से अल्फा पार्टिकल जाएगा। यहां पे a क्या है, ये रहा, पितृ नाभिक का परमाणुीय द्रव्यमान है, ठीक है ना, इसकी द्रव्यमान संख्या है। मान लो ये 92 होता है, यहाँ पे ये नहीं 92 नहीं 238 होता है, 232 होता है, जो भी होता है, ठीक है। यूरेनियम के केस में 232 होता है, 236 होता, तो ये 236 माइनस 4 बटा 236 इंटू क्यू, ये क्यू क्या है, जो कुल ऊर्जा मिल रही होगी। कहने का मतलब तुम्हें मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि जो अल्फा डीके होगा उसके अंदर हीलियम का नाभिक 2He4 डीके होगा, जो पुत्री नाभिक बन के आएगा उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी, और जेड जो होगा उसकी परमाणु संख्या होगी उसके अंदर 2 की कमी होगी। अब देखो परमाणु संख्या में कमी हो रही है बहुत ज्यादा, और एटॉमिक नंबर में भी कमी हो रही है, मतलब अल्फा डीके कब होता है, अल्फा डीके जब होता है जब किसी न्यूक्लियस को क्या करना हो, अपना द्रव्यमान संख्या घटानी हो, अपनी द्रव्यमान संख्या क्या करनी हो, घटानी हो, तथा परमाणु संख्या भी क्या करनी हो, एटॉमिक नंबर भी क्या करना हो, घटाना हो। मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे ना। न्यूक्लियस के लिए जो मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, उसे डिक्रीज करना हो, और जो एटॉमिक नंबर है उसे डिक्रीज करना हो, उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है, अल्फा डीके देखने को मिलता है। ओके, तो किसके अंदर किसको करना होता है, ये परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या किसको घटानी होती है, भारी नाभिकों को। तो भारी नाभिकों के अंदर क्या होगा, भारी नाभिकों में क्या होता है, अल्फा डीके होता है। हैवी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अल्फा डीके होता है। ओके, ये क्या आ गई, अल्फा डीके गतिज ऊर्जा आ गई, जो आएगी a-4 बटा a इंटू क्यू। इसका इक्वेशन करवा दूं छोटा सा, ताकि न्यूमेरिकल तुम्हें आगे नहीं करवाना पड़ेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अल्फा डीके में इंग्लिश में लिख लो, इन अल्फा डीके टोटल जनरेटेड एनर्जी इज 100 MeV. Then find out the kinetic energy of alpha particle if the parent nuclei was 92 यूरेनियम 234। ठीक है, ये डीके करता है नहीं करता वो बाद की बात है, बस मैंने तो एग्जांपल के लिए करवा दिया। ठीक है, इसको हिंदी में लिखवाना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक अल्फा डीके के अंदर टोटल उत्सर्जित ऊर्जा कुल उत्सर्जित ऊर्जा 100 MeV है। तो अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। यदि पितृ नाभिक 92 यूरेनियम 234 था तो 92 यूरेनियम 234 था तो ये कैसे हो जाएगा, कैसे निकलेगी, के ऑफ अल्फा बराबर बताया था a-4 बटा a इंटू क्यू क्या है, कुल ऊर्जा। ए का मान, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 234 बटा -4 बटा 234 गुणा क्यू कितना है 100 MeV। तो हल कर देंगे, ये आ जाएगा 230 बटा 234 गुणा 100 MeV। इसको सोल्व करोगे वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है,
बाकी और इसके अंदर कुछ है नहीं। अब देखो एक चीज इसके अंदर और है, क्या होता है कि जो क्यू आए ना, जो क्यू होता है ना, ये तुम्हारे पास क्यू क्या कहलाती है, इस क्यू को कुछ बोलते हैं, इस क्यू को कुछ बोलते हैं क्यू वैल्यू। इस क्यू, ये जो क्यू आया ना, इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। ये क्यू वैल्यू है ना, किसी इक्वेशन के बारे में बताते हैं। क्या बताती है, अगर क्यू वैल्यू का मान क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव होने का मतलब ये खुद से तुम्हें कहां मिल जाएगी, यहां मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो अभिक्रिया खुद से हो जाएगी, ठीक है ना, अभिक्रिया संपन्न होगी। अगर क्यू वैल्यू का मान क्या हो, नेगेटिव हो, तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, ठीक है। संपन्न नहीं होगी मतलब इसको संपन्न करवाने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये कहलाती है एंडोथर्मिक। क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसके अंदर प्लस क्यू मिलेगा आपको, है ना, इसमें माइनस क्यू है, माइनस क्यू मतलब ऊर्जा दो उसको। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा इसमें क्या होगी, उत्पन्न होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके पास क्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। अब देखो अल्फा डीके के अंदर, अल्फा डीके के अंदर जो आपकी क्यू वैल्यू आएगी, अल्फा डीके के अंदर जो क्यू वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, अब अपने चलें आगे, चलें क्या आगे, आ जाओ बीटा डीके की तरफ चलते हैं। तो तुम्हारे पास दूसरा क्या आता है, ये क्या था, पहला डीके था, अल्फा डीके हो गया। दूसरा डीके क्या है, किस तरीके का है, ये डीके है बीटा डीके। बीटा डीके के अंदर क्या होगा, बीटा पार्टिकल डीके होंगे। बीटा पार्टिकल कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अतः ये बीटा डीके भी कितना तरीके का होगा, दो तरीके का होगा। तो इसके अंदर पहला आता है बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके के अंदर क्या इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। क्या इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, पेरेंट न्यूक्ली है, तो इससे क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0, चार्ज -1। अब देखो बात, Z था -1 आ गया, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, Z+1 होना पड़ेगा, ताकि Z+1 और -1, +1 -1 कटेंगे और Z बचेगा। यहाँ पे आएगा Y और ये आएगा A का A। क्या समझे आप, कि अगर बीटा नेगेटिव डीके होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे Z+1 हो जाएगा। जो परमाणु संख्या है वो क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। प्रोटॉन की संख्या जो इसके अंदर Y के अंदर 1 बढ़ जाएगी, और द्रव्यमान संख्या सेम की क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक इसके अंदर न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। याद रखने का तरीका, ये -1 है, बार है यहाँ पे एक छोटा सा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। और आपको यहाँ क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ये है आपके पास बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है और द्रव्यमान संख्या सेम की क्या रहती है, सेम रहती है। ये आपको पता याद रखना है। बीटा नेगेटिव डीके, देखो जब भी मैं जनरली कहूंगा कहीं भी कि बीटा डीके हो रहा है, क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, क्वेश्चन में इतना लिखा है बीटा डीके हो रहा है, तो आपको कौन सा डीके मान के चलना है, वो बीटा नेगेटिव डीके ही मान के चलना है। क्यों, क्योंकि जो बीटा पॉजिटिव डीके है वो एक्चुअल के अंदर सेल्फ से हैपन ही नहीं होता है। एक्चुअल के अंदर बीटा पॉजिटिव डीके नेचर के अंदर खुद से उत्पन्न ही नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर तुम एक चीज और देख रहे हो, यहां पे क्या हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन बढ़ा। एक प्रोटॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक प्रोटॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये दोनों कहां से निकल के आए, ये एक न्यूट्रॉन से निकल के आए। तो बीटा नेगेटिव डीके में क्या होगा, एक न्यूट्रॉन चेंज होगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के अंदर। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदला तो द्रव्यमान संख्या में ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, तो द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं हुई, बस एक क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके अंदर एक ये भी ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आया है, ये न्यूक्लियस से उत्पन्न हुआ, ये न्यूट्रॉन से उत्पन्न हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से उत्पन्न हुआ है, न्यूट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, ना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर था। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये न्यूट्रॉन से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे ये लिख दोगे बात छोटी सी, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, न कि ये नाभिक से निकला है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर था और इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकल गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? न्यूट्रॉन की वजह से उत्पन्न हुआ है। ओके, ये हो गया तुम्हारे पास बीटा नेगेटिव डीके। अब आता है बीटा पॉजिटिव डीके। यहां पे ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया? न्यूट्रिनो। क्या हो गया? न्यूट्रिनो, जिसका मास क्या होता है? लगभग 0। अब बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होगा? सेम का सेम, वहां क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का विपरीत मतलब वहां माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, आवेश उस पे प्लस, माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 है तो इस पे प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 रहेगा और मास दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये भी डीके भी करा लेते हैं अपने, जेड एक्स ए, इससे एक पॉजिट्रॉन निकाल दो। अब देखो प्लस 1 आ गया तो यहां क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ताकि जब जोड़ करोगे जेड -1 + 1 ये जेड बनेगा और ये ए का ए रहेगा। वहां निकला था न्यूट्रिनो तो यहां निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। सॉरी, ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये एंटी न्यूट्रिनो है क्योंकि बाहर आ गया ना इस पे, तो एंटी न्यूट्रिनो है। ये क्या है? यहां पे न्यूट्रिनो है। ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, पर यहाँ पे जो Q होता है ना वो पॉजिटिव नहीं होता, वो Q क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों है? इसका एक रीजन और भी आपको पता चलेगा। देखो, एक तो पॉजिट्रॉन बना, मतलब एक तो प्लस बन गया, एक तरीके से कहने का मतलब प्रोटॉन बन गया या पॉजिट्रॉन बन गया, और एक तो प्लस बन गया और ये क्या बना है? ये तो कुछ भी नहीं बना, ये बना है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया? P जो है वो E + N में चेंज हो गया। यहाँ पे E क्या है? प्लस E क्या है? पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो P जब N में चेंज होगा तो संख्या में तो चेंज नहीं होगा, पर P जब N में चेंज होगा तो Z के अंदर एक की कमी आ जाएगी। अब देखो, P क्या E + N में चेंज हो सकता है? तुम्हें बात याद हो तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। इसका मास क्या है? कम है, और इसका मास क्या है? ज्यादा है। तो क्या कम मास वाली वैल्यू ज्यादा मास वाली वैल्यू में टूट सकती है? नहीं टूट सकती, कभी भी नहीं टूट सकती। तो तुम्हारे पास ये जो अभिक्रिया है ये खुद से नेचर में नहीं होगी, खुद से नेचर में नहीं होगी। दिस डज नॉट हैपन इन नेचर ऑटोमेटिकली। खुद से नेचर के अंदर हो ये हैपन नहीं होगी, खुद से नहीं होगी। इसको करवाने के लिए या तो ये अभिक्रिया न्यूक्लियस के अंदर हो या इसको आप बाहर से कुछ ना कुछ क्या दो, एनर्जी हो, तब जाके ये अभिक्रिया हो सकती है। ओके, तो बीटा पॉजिटिव डीके नेचर के अंदर नहीं होता है ना। कौन सा डीके होता है नेचर के अंदर? बीटा नेगेटिव डीके होता है। बीटा पॉजिटिव डीके खुद से नेचर के अंदर नहीं होता है। रीजन मैंने बता दिया, प्रोटॉन का मास क्या होता है? न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। एक अपने पास यहाँ पे एक चीज और आती है, वो क्या यहाँ पे लिखाया हुआ है, क्या देखने दो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये कभी पूछेंगे नहीं पर फिर भी लिख लो। एक होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है? देखो, ये नाभिक है, इसके आसपास क्या होंगे? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। कभी कभी क्या होगा? इसका आवेश ज्यादा है, धनावेश ज्यादा है, तो ये जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। कैच कर लेगा तो ये क्या कर देगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है, कैच कर लेगा तो जेड में से कम हो जाएगा और ये क्या रहेगा? ये ए का ए रहेगा। यहाँ पे न्यू बार आता तो इस साइड में ये न्यू आ जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जो नाभिक है वो क्या कर लेता है? अंदर के एक इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है, तो Z-1 बाई और ऊपर ए बन जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्लस माइनस होंगे Z-1, तो इधर आ गया Z-1, ये A + 0 तो ये बन गया A। इसके लिए दोनों ही चीज क्या होगी? 0 0 ही होगी। ये जो गणित है हमेशा Z-1 Z-1 ये सारी बराबर रहनी चाहिए हमेशा। A हो गया +0 तो A आ गया, A + 0 A, Z-1 Z-1। ये गणित हमेशा ध्यान रखना। इस गणित के ऊपर, इस जोड़ बाकी के ऊपर ही तुम्हें काफी क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां भी अपने इसके ऊपर काफी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ओके, ये आ गए अपने पास दो तरीके के डीके देख लिए, अल्फा डीके देख लिया और बीटा डीके देख लिया। अब तीसरे प्रकार का डीके है। क्या है? तीसरे प्रकार का डीके है जिसे क्या कहते हैं? गामा डीके कहते हैं। दो डीके देख लिए, तो अब तीसरे प्रकार का डीके अपने पास गामा डीके। गामा डीके क्या होगा? देखो, होता क्या है, जब भी अल्फा या बीटा डीके होता है, जब भी अल्फा या बीटा डीके होता है तो जो तुम्हारे पास
पितृ नाभिक से पुत्री नाभिक बनता है, पेरेंट न्यूक्ली से डॉटर न्यूक्ली बनता है, वो किस स्टेट में होता है? एक्साइटेड स्टेट में होता है। किस में होता है? एक्साइटेड स्टेट में होता है। मान लो ये अपने पास ZXA था और इसने क्या किया? बीटा नेगेटिव डीके किया, तो ये बन गया Z+1Y और इधर A। ये हमेशा क्या होगा? स्टार रहेगा। स्टार मतलब ये हमेशा कौन सी स्टेट के अंदर रहता है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है। क्या रहता है? एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है। तो इसको अपनी एक्साइटेड स्टेट से, इसकी जो ये एक्साइटेड स्टेट है Z+1 से वाली, इसको सही नहीं लिखा मैंने, सही लिख देता हूं, Z+1Y A स्टार, ये एक्साइटेड स्टेट में है। इसको अपनी नॉर्मल स्टेट में जाने के लिए कुछ एनर्जी का क्या करना पड़ेगा? क्षय करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी है वो किसके रूप में जाएगी? गामा डीके के रूप में जाएगी, गामा रेज के रूप में जाएगी। ठीक है, तो गामा डीके कहाँ होगा? वहां होगा जहां एक तुम्हारा जो एटम बोलो या न्यूक्लियस बोलो, डॉटर न्यूक्ली जो कहाँ होगा? एक्साइटेड स्टेट में होगा, थोड़ा एक्टिव अवस्था में होगा। उससे नॉर्मल स्टेट के अंदर जाने के लिए, ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए, मूल स्तर में जाने के लिए, सामान्य अवस्था में जाने के लिए क्या करेगा? एक फोटोन का इमिशन करेगा। इसे क्या कहते हैं? गामा डीके कहते हैं। किसका इमिशन होता है यहाँ पे? फोटोन का। किसका इमिशन होगा? फोटोन का इमिशन होगा। फोटोन की प्रॉपर्टी तुम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। समझ गए ना आप कि एक ये लेवल है ZXA है, इसके अंदर भी ZX क्या है? A है, पर ये क्या है? हाईली एक्टिव है। ये क्या है? ज्यादा अवस्था का है। ठीक है, तो अपने पास ये तुम्हारी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये क्या दिखाएगा तुम्हें? गामा डीके दर्शाएगा। ओके, अब देखो, अब इनकी आती है प्रॉपर्टीज कि कहीं अल्फा पार्टिकल काम आएगा, कहीं बीटा पार्टिकल काम आएगा और कहीं तुम्हारे पास गामा पार्टिकल काम आएगा। तीनों की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन देख लो थोड़ा सा। जरूरत नहीं है देखने की, कंपैरिजन देखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिख लो इसके अंदर, तुम खुद समझ जाओगे। देखो, जो बीटा पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है। और जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है? हीलियम का नाभिक है, 2He4 तुम्हें दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा भारी है वो। और जो तीसरा गामा है वो क्या है? उसका कोई मास है ही नहीं, वो क्या है? एक फोटोन है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन होगा? वही जिसके पास मास नहीं है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन होगा? तुम्हारे पास गामा। क्या होगा? गामा होगा। पेनिट्रेटिंग कौन होगा? गामा होगा। उससे कम तुम्हारे पास पेनिट्रेटिंग कौन होगा? बीटा होगा, क्योंकि हल्का है। और सबसे भारी कौन है? अल्फा है। तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग कौन होगा? अल्फा होगा। तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग कौन है? अल्फा, उससे ज्यादा बीटा और उससे ज्यादा गामा। तो यहां पे लिख दो पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर समझते हो ना? पेनिट्रेट करना कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मतलब कोई सतह पे वार करके, छेद करके उससे पार निकल जाना, पेनिट्रेट कर देना, समझ रहे हो ना? पेनिट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। तो पेनिट्रेटिंग पावर की बात करो तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? गामा की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी बीटा की, और सबसे कम होगी अल्फा की। ठीक है, एक पावर और आती है आयनन पावर, आयनन शक्ति। ये इंग्लिश में लिखोगे तो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर क्या होती है? आयन बनाना। जैसे मतलब अल्फा पार्टिकल जाकर के किसी एटम से टकराए और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। तो आयनन पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अल्फा की सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा की और उससे कम गामा की। क्योंकि गामा के पास क्या नहीं है? द्रव्यमान नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। यहाँ पे तुम्हारा जो अल्फा बीटा और गामा डीके है वो क्या होते हैं? पूरे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं। न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय
अभिक्रियाएं। देखो नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होगी उनके अंदर हमेशा चार्ज जो है वो कंजर्वेशन रहना चाहिए, मास कंजर्वेशन रहना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहना चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन रहना चाहिए, मास एनर्जी कंजर्वेशन रहना चाहिए, और टोटल जो न्यूक्लियॉन्स है उनका भी कंजर्वेशन रहना चाहिए। और जो द्रव्यमान संख्या है तुम्हारे पास कि नीचे मतलब मान लो जेड है तो सारे जो जेड का योग है, इधर जेड का योग और इधर जेड का योग इक्वल होना चाहिए। ऊपर ए का योग द्रव्यमान संख्या का योग और इधर द्रव्यमान संख्या का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरीके से नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब नाभिकीय अभिक्रियाएं दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो पहली पढ़ो इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन क्या बोलते हैं इसे, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन देखो, जो बड़ा नाभिक होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ानी है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। ठीक है, अब ये विखंडन होगा कैसे, जैसे कि तुम्हारे पास यूरेनियम का नाभिक है तो वो टूटेगा, तो वो खुद से टूटेगा नहीं, उसे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसे कौन देंगे, थर्मल न्यूट्रॉन देंगे। कौन देंगे, थर्मल न्यूट्रॉन देंगे। वो थर्मल न्यूट्रॉन से एनर्जी लेकर के जो यूरेनियम है वो दो भागों में टूट जाएगा, लगभग समान द्रव्यमान के दो भागों में टूट जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। चाहे नाभिकीय विखंडन हो चाहे नाभिकीय संलयन हो, दोनों ही अभिक्रियाएं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए होती है और अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए होती है। तो इसकी अगर मैं जनरल अभिक्रिया लिखूं तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी जनरल अभिक्रिया। देखो जनरल अभिक्रिया हो जाएगी इसकी, एक न्यूट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे अपने पास क्या है 92, यूरेनियम 235 है। ये एक बार के लिए क्या बन जाएगा, 236 बन जाएगा यूरेनियम, और यहाँ पे 92 है ही, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये लगभग 56, बैरियम 144 प्लस क्रिप्टॉन 36, और इधर आ जाएगा 89 प्लस 3 क्या निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, और तुम्हें क्या मिल जाएगी, थोड़ी ऊर्जा मिल जाएगी। ये अभिक्रिया आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जब आपको ये अभिक्रिया याद होगी तो आप इसकी हेल्प से काफी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे जो 0N1 है ये क्या है, तुम्हारे पास थर्मल न्यूट्रॉन है। इस न्यूट्रॉन को तुमने बोम्बार्ड किया था, फेंक के मारा था किसके ऊपर, यूरेनियम 235 के ऊपर। तब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, U236 में जो क्या है अनस्टेबल है, तो वो टूट गई 56Ba और 36Kr के अंदर, बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। ओके ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है तुमको बेरियम और क्रिप्टॉन मिले, तुम्हें इनकी जगह और कुछ भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, पर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है, बेरियम क्रिप्टॉन से। जरूरी नहीं है यहाँ पे तुम्हें बेरियम और क्रिप्टॉन भी मिलता, यहाँ पे हो सकता है तुम्हें और कुछ भी मिल जाता। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल सकता था, 51 SB एंटीमनी 133 प्लस 41 नियोबियम 99, ये भी आपको मिल सकता था। पर यहाँ पे जो न्यूट्रॉन मिलते वो आपको कितने मिलते, 4 मिलते। ये भी अभिक्रिया याद रखो तो रख लेना, बाकी याद रखने की जरूरत ये है नहीं, ऊपर वाली ही याद रख लेना। ओके, अब ये जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर जो Q वैल्यू होती है तुम्हारी वो लगभग तुम्हें कितनी मिलती है, एक यूरेनियम एटम के टूटने से तुम्हें 200 MeV क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। कितनी ऊर्जा मिलेगी, 200 MeV ऊर्जा मिलती है। ये होता है तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो है ये अभिक्रिया किसके अंदर यूज ली जाएगी, ये अभिक्रिया यूज ली जाएगी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। समझ पा रहे होगा। देखो होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन तुमने यूरेनियम 235 के ऊपर दे के मारा,
तो इससे तुम्हें कितने न्यूट्रॉन मिले, 3 न्यूट्रॉन मिले। अब ये भी तो हो सकता है कि इन 3 में से ही कोई एक न्यूट्रॉन फिर से काम आ जाए, जो आगे और यूरेनियम पड़ा हो उस पर अभिक्रिया करे, फिर ये अभिक्रिया आगे चल पड़े। 2 तरीके हैं, हो सकता है तीनों के तीनों न्यूट्रॉन काम आ जाए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। एक ने 3 अभिक्रियाएं शुरू की, 3 कितनी शुरू करेंगे, 9 कितनी शुरू करेगा, 27, और प्रत्येक अभिक्रिया से कितना तापमान मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है 200 MeV, तो इससे बहुत सारी ऊर्जा मिल जाएगी। ये हो सकता है तीनों के तीनों न्यूट्रॉन काम आ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जब तीनों के तीनों न्यूट्रॉन काम ना के, हो सकता है कोई एक न्यूट्रॉन काम आ रहे हो, हम उसको कंट्रोल्ड वे में चला रहे हो, तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उससे तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारी ऊर्जा बनेगी जो किसी काम की नहीं है। उसका एग्जाम्पल क्या है, एटम बम। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से आप क्या बना सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हो, और उससे बहुत सारी क्या पैदा कर सकते हो, ऊर्जा पैदा कर सकते हो, जो देश के निर्माण में काफी सहायक रहेगी। ओके, तो जो न्यूक्लियर फिजन है ये इसका काम क्या है, ये 2 तरीके से काम कर सकता है। बता दिया मैंने, इसमें लिखवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। एक तो हो सकता है कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में मतलब एक न्यूट्रॉन काम आए, एक होता है अनकंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित वे में और अनियंत्रित वे में। कंट्रोल में काम करेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा, और एनर्जी देश हित में काम आएगी। और ये इसको लिखते हो नाभिकीय रिएक्टर हिंदी के अंदर, और ये हो जाएगा एटम बम। अब देखो थोड़ा सा चैप्टर हो रहा है, ये ट्राई करते हैं कि इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना। लगभग 20 मिनट और लगेगी, 15-20 मिनट और लगेगी, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। इसको नहीं छोड़ते, फिर आगे वाले लेक्चर के अंदर सीधे सीधे अपने क्वेश्चन ही करेंगे। अब देखो बात, मैं सीधा सीधा करवा देता हूं कि जो मान लो तुम क्या यूज कर रहे थे, 92 यूरेनियम 235 यूज कर रहे थे। इसको जब यूज करोगे ना तो अपने को प्रत्येक अभिक्रिया से कितने मिलेंगे, 2.5 न्यूट्रॉन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2.5 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अपने को ट्राई करना है कि अगर कंट्रोल्ड रिएक्शन करानी है तो इन 2.5 में से अगली अभिक्रिया के अंदर कितना काम में आए, सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूट्रॉन काम में आए। 1 न्यूट्रॉन काम आएगा तभी अपनी अभिक्रिया क्या चलेगी, अच्छी चलती रहेगी। अगर 1 से कम काम में आएगा तो अभिक्रिया रुक जाएगी, 1 से ज्यादा काम में आ गया तो वो अनियंत्रित हो जाएगी। तो 1 काम में आना चाहिए, इसको ध्यान में रख के जो रिएक्टर बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिएक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 2.5 है, 2.5 से तुम्हें कितना चाहिए, 1 न्यूट्रॉन चाहिए, पहली बात तो नियंत्रित करने के लिए। दूसरी बात, जो तुम्हारे पास 2.5 न्यूट्रॉन है ना, जो 2.5 न्यूट्रॉन बहुत स्पीड में पैदा होंगे। यूरेनियम 235 जब लगभग 2.5 न्यूट्रॉन पैदा करेगा तो उन 2.5 न्यूट्रॉनों की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी कितनी मिल रही थी, 200 MeV मिल रही थी, तो उसमें से कुछ एनर्जी न्यूट्रॉनों के पास भी होगी। तो ये न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा फास्ट है, ये न्यूट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है। और ये न्यूट्रॉन इतने ज्यादा फास्ट है कि ये किसी यूरेनियम को क्रॉस भी कर जाएंगे, पार भी कर जाएंगे। तो इन न्यूट्रॉनों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इनको स्लो डाउन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मॉडरेटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, मॉडरेटर की। मॉडरेटर क्या होता है, मंदक। किसकी जरूरत पड़ेगी, मंदक की जरूरत पड़ेगी। मंदक क्या करेगा, इनको क्या करेगा, न्यूट्रॉनों को धीमे करेगा। तो ये भी पूछ सकते हैं। तो जो मंदक करेगा वो क्या करेगा, न्यूट्रॉनों को धीमे करेगा। न्यूट्रॉनों को क्या कर देगा, धीमे कर देगा। न्यूट्रॉनों को धीमे करने के लिए क्या क्या काम में लेते हैं, वाटर काम में लेते हैं, पानी जल, और हैवी वाटर काम में लेते हैं जो क्या होता है D2O, ओके। और ग्रेफाइट काम में लेते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट समझते हो ना, पेंसिल के अंदर जो होता है, ग्रेफाइट काम के अंदर लेते हैं। ये तीनों न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किसके रूप में काम कर सकते हैं, मंदक के रूप में काम कर सकते हैं। अब ये आप ध्यान रखना, जो ये इनको मंद क्यों किया, क्योंकि जो यूरेनियम 235 आप यूज लेने वाले हो ना, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, रिएक्ट ओनली विद थर्मल न्यूट्रॉन।
ओनली विद थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, जिनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ही क्या होगी, कम होगी, लगभग 0.0025 MeV, शायद इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, तब वो तुम्हारे जो न्यूट्रॉन होंगे वो यूरेनियम 235 के साथ क्या कर पाएंगे, अभिक्रिया कर पाएंगे। अब देखो ढाई आए थे, ढाई में से क्या रखना है, एक रखना है। इसके लिए तुम्हें एक फैक्टर आता है तुम्हारे पास, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन, अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन, और डिवाइड में क्या आता है, पिछली पीढ़ी में न्यूट्रॉन, पिछली पीढ़ी में न्यूट्रॉन। मतलब पहले कितना था, एक था मान लो, बाद में कितना हो गया, 2 हो गया, तो के का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो अभिक्रिया क्या होती जाएगी, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे फैलती जाएगी, और ये एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे तो ये मैंने एग्जाम्पल ये लिखा है 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के का मान जब 1 आएगा तो क्या चलेगी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी। कौन सी चलेगी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी। के लेस देन 1 हो गया, मतलब अगली पीढ़ी में 1 से कम है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और के ग्रेटर देन 1 होगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। ये भी हमें ध्यान रखना है कि के हमारे पास नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, के इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका डायग्राम बनाने की अपने को जरूरत है नहीं, ठीक है। वो मशीनरी से होती है, उससे क्वेश्चन नहीं आता है, वो मशीन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम्हें। अब बात आती है कि जो न्यूट्रॉन थे, मान लो के इज ग्रेटर देन 1 हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर के इज ग्रेटर देन 1 हो गया, ज्यादा न्यूट्रॉन हो गए, तो इन न्यूट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, अवशोषित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवशोषित करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन तेज है, स्लो करने के लिए क्या काम में आ जाएंगे, मंदक काम में आ जाएंगे, मॉडरेट काम में आ जाएंगे। पर न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करने के लिए हम क्या यूज लेंगे, कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स मतलब नियंत्रित छड़ें। ये नियंत्रित छड़ें क्या करेगी, उन न्यूट्रॉनों को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। जो एक्स्ट्रा के न्यूट्रॉन है उनको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। उन न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेगी तो के इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब एक ही पहले से आ रहा था और एक ही क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। समझ रहे हो क्या, प्रत्येक पीढ़ी में एक ही न्यूट्रॉन आगे जाना चाहिए। तो नियंत्रित छड़ों के रूप में हमें क्या काम में लेते हैं, नियंत्रित छड़ों के रूप में हम काम में लेंगे कैडमियम। क्या काम में लेंगे, कैडमियम और बोरॉन। कैडमियम और बोरॉन की रोड्स हम काम में लेते हैं, बोरॉन रोड्स अपने नियंत्रित छड़ों के रूप में काम लेते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। कंट्रोल रोड्स के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किसका प्रयोग होता है, तो सीडी का प्रयोग होता है, कैडमियम का प्रयोग होता है और बोरॉन का प्रयोग होता है। मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है, वाटर का प्रयोग होता है, हैवी वाटर का प्रयोग होता है और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ये सीधा क्वेश्चन आएगा। अब मैं तुम्हें ये एवं शब्द तो लिखाऊंगा नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर नियंत्रित छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है कैडमियम का, कार्बन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का। तो ये तुम खुद से सीधा सीधा याद रखो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंट्रोल रोड्स के रूप में किसका उपयोग होगा, सीडी कैडमियम, बी बोरॉन का, ओके। और मॉडरेटर के रूप में वाटर का, हैवी वाटर D2O का, ग्रेफाइट का। यहाँ पे डी क्या है, डी का मतलब है ड्यूटेरियम, ओके। बस मॉडरेटर के रूप में भी आ गई अपने पास, रिएक्टर की बात भी हो गई, कंट्रोल रोड की बात हो गई। अब एक इसके अंदर एक चीज और आती है, एक आता है कूलेंट। कूलेंट क्या है कि देखो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब सारी विक्रिया होती रहेगी ना तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसे ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में क्या लेंगे, एयर काम में लेंगे। एयर मतलब उसके आसपास ठंडी हवा बहती रहे, या जो कोल्ड वाटर होगा उसके आसपास से ठंडा पानी बहता रहे, तो उसकी जो गर्मी होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ओके। या फिर मेल्टेड सोडियम होगा वो कूलेंट का काम करेगा, या फिर मान लो CO2 होगी वो तुम्हारे पास कूलेंट का काम करेगी, कूलेंट का काम करेगी, ओके। एक देखो इसके आसपास क्या बनाई जाती है,
जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसके आसपास क्या बनाई जाती है, शील्डिंग वाल बनाई जाती है। शील्डिंग वाल बना बोल दो, या हिंदी में बोलने जाओ तो प्रतिरक्षा दीवार। प्रतिरक्षा दीवार क्या होती है, इससे क्या होंगे, हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होंगे। जहां न्यूक्लियर अभिक्रियाएं होंगी वहां क्या होंगे, हानिकारक विकिरण उत्सर्जन होंगे, और जो हानिकारक विकिरण उत्सर्जित होंगे वो इंसानों को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। उस नुकसान को कम करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास क्या करते हैं, 7 से 8 फीट की चौड़ी कंक्रीट की दीवार बना देते हैं, ताकि जो रेडिएशन हो वो बाहर नहीं आ पाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, शील्डिंग वॉल बनाते हैं। बस यही आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में था। अब इसके अंदर एक और आता है नाम, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तुम्हारे लिए, तो छोड़ो उसको। उस न्यूक्लियर हमने डिस्कस कर लिया, क्या, न्यूक्लियर फिजन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपने पास आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। देखो, बड़े जो नाभिक थे वो जब अस्थायी हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, न्यूक्लियर फिजन कर दिया, वो टूट गए। तो छोटे नाभिक अस्थायी होंगे तो वो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, नाभिकीय संलयन दिखाएंगे। अब देखो बात, बड़े नाभिक टूटे वो घटना कहां होती है, धरती के ऊपर ही हो जाती है। पर छोटे नाभिक जुड़े वो घटना धरती के ऊपर नहीं हो पाती। वो घटना धरती के ऊपर नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, न्यूक्लियर संलयन जो है, इसको होने के लिए अत्यधिक ताप की जरूरत होती है, अत्यधिक ताप की जरूरत होती है, और अत्यधिक किसकी जरूरत होती है, घनत्व की जरूरत होती है, हायर टेम्परेचर एंड हायर डेंसिटी की जरूरत होती है, जो कि धरती के ऊपर पॉसिबल नहीं है। धरती के ऊपर पॉसिबल नहीं है तो ये कहां पॉसिबल है, ये पॉसिबल है सूर्य के ऊपर। जो ग्रह होते हैं, चांद हो गए, तारे हो गए, सूर्य हो गया, उनके ऊपर ये चीजें पॉसिबल है। ऐसा क्यों है, देखो ये आप समझेंगे, अभी मैं तुम्हें लिखाऊंगा ना थोड़ा सा, तो तुम समझोगे। जैसे कि मतलब मान लो एक 1H1 है, ये 1H1 के साथ कंबाइन होता है और फिर क्या बनाता है, 1H2 प्लस, अब देखो क्या बच गया, एक और एक 2, ये एक आ गया तो यहाँ पे +1 बच जाएगा, ये हो गया 1 और 1 2 हो गए, तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब न्यूट्रिनो, प्लस यहाँ एनर्जी आ जाएगी 0.42 MeV। देखो एक प्रोटॉन मिलके एक ड्यूटेरियम बना रहे हैं, तो एक प्रोटॉन मिलकर ड्यूटेरियम बना रहे हैं, तो जब बहुत सारे प्रोटॉनों को मिलना होगा तो वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। उस रिपल्सन को खत्म करने के लिए रिपेल कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हें उनको पास लेके जाना है, तो तुम्हें उन्हें बहुत सारी ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो ऊर्जा किसके रूप में दोगे, ताप के रूप में दोगे। तो फिर नाभिकीय संलयन या नाभिकीय फ्यूजन होने के लिए तुम्हें अत्यधिक ताप और अत्यधिक डेंसिटी की आवश्यकता होगी, जो कि कहां पर संभव है, फिलहाल के लिए सूर्य पर संभव है। धरती के ऊपर यह चीज संभव नहीं है। धरती पे ये चीज संभव नहीं है, मतलब धरती के ऊपर नाभिकीय संलयन को यूज लेके हम अब तक कोई भी रिएक्टर नहीं बना पाए हैं। ठीक है, हायर टेम्परेचर और हायर डेंसिटी की जरूरत होती है, जो कि फिलहाल अपने पास धरती के ऊपर मौजूद नहीं है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज लेकर के नाभिकीय रिएक्टर अपने अब तक धरती के ऊपर नहीं बना पाए। अब देखो, सूरज के ऊपर तुम्हारे पास एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता है। क्या चलता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता है, जिसकी वजह से सूरज क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, जिसकी वजह से सूरज क्या कर पाता है, इतनी गर्मी पैदा कर पाता है, इतनी ऊर्जा पैदा कर पाता है। वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है वो देख लो, उसी के साथ ही लेक्चर अपना क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या होता है, देखो 1H1 प्लस 1H1, 2 प्रोटॉन मिलेंगे, क्या बनाएंगे मिलकर के, 1H2, जो मैंने अभी अभिक्रिया ऊपर लिखी थी वही वाला, और ये +1 E0, साथ में यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रिनो, और एनर्जी कितनी मिल गई, 0.42 MeV। यहां से क्या बना, ड्यूटेरियम। अब 2 ड्यूटेरियम मिलके, अब जो एक ड्यूटेरियम है 1H2 जो है, ये किससे मिलेगा, एक प्रोटॉन से मिलेगा। एक प्रोटॉन से मिलकर के क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2He3। 2He3 बना करके इसके साथ देखो 2He3, 1 और 1 2, और 2 और 1 3, तो बाकी क्या बचेगा, गामा, और एनर्जी मिल जाएगी इसके अंदर 5.49।
MeV। ये बस लिखना ही है, तुम्हें याद ही करना है। मुझे तो सीधा लिखा हुआ है तो मैं लिखवा देता हूँ, मुझे सीधा याद रहेगा नहीं है। अब ये 2He3 प्लस 2He3 मिलते हैं और क्या बनाते हैं 2He4। 2 2 4 मिले थे, 2 तो ये आ गया, 2 बच गए ना, 2 बच गए तो ये बन जाएंगे अपने पास 1H1 प्लस 1H1। देखो कंप्लीट है क्या, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 2 6, 3 और 3 6, सही है। प्लस में क्या आ जाएगा 12.86 MeV। अब इस इक्वेशन को कंबाइन करके जब लिखोगे, कंबाइन करके कैसे लिख पाओगे, यहां देखो ये 1 है, 1 बना था, अपने को 2 चाहिए, तो इस अभी की जगह कितना गुना बनेगा 2 गुना यूज लेना पड़ेगा। यहां पे 2 गुना लेना पड़ेगा, मतलब 2 ही ये चाहिए, तो ये तो 1 बना था, इसको भी कितना गुना लो 2 गुना लो। अब इसको सोल्व करो, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये अभिक्रिया अपने पास बनेगी 4 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना रहे हैं 2He4 बना रहे हैं, प्लस 2 न्यूट्रिनो मिल रहे हैं आपको, और 6 क्या मिल रहे हैं गामा मिल रहे हैं, प्लस 26.7 क्या मिल रही है एनर्जी मिल रही है। ओके, आप ये बस लास्ट इक्वेशन याद रख लेंगे तो काफी रहेगा कि 4 प्रोटॉन 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2He4 बना रहे हैं, 2 उसके अंदर न्यूट्रिनो मिल रहे हैं और 6 गामा मिल रहे हैं, और 26.7 क्या मिल रही है आपको MeV एनर्जी मिल रही है। ओके ठीक है जी। इसके अंदर अब देखो या ऐसे देख लो, 2 गुना था ना, तो 2 ये थे 2 ये थे, 2 और 2 कितने हो गए 4, अब फिर से 2 ये, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 हो गए, और 2 तुम्हें इधर मिल रहे हैं, तो कितने काम में आए थे 4 ही काम में आए थे। 2 इधर वाले क्या है पॉजिट्रॉन है, इनको इधर लेके जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और देखो 2 1H2 इधर थे, 2 ही 1H2 इधर थे, तो ये आपस में, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात, समझ लो दोबारा। देखो 2 थे, 2 तो ये पहले से थे, इसका 2 गुना है, तो 4 इधर थे अपने पास और 2 इधर है, तो 2 इधर थे, 4 और 2 इस साइड में कितने हो गए 6 हो गए, इस साइड में कितने 2, तो 6 से 2 गए 4, तो 4 अपने यूज लिए। 2 अपने पास क्या है पॉजिट्रॉन, इनको इधर लेके जाओगे तो किसके रूप में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और अपने पास 2He3 कितने थे 2 इधर थे, 2 इधर है तो कट जाएंगे, 1H2 2 इधर थे, 1H2 2 इधर थे, कट जाएंगे। इस तरह क्या बच जाएगा न्यूट्रिनो 2 बार आ गया तो 2 न्यूट्रिनो, गामा कितने आ गए 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए गामा, और गामा कहां से आएंगे, और भी गामा आएंगे, ठीक है पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन करके, गामा कितने आ जाएंगे टोटल 6 आ जाएंगे। वो इस तरीके से आए थे, गामा कैसे आए थे उनको लिखना है तो लिख लो, वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लिख सकते हो तुम कि जो पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब तुम्हारे पास गामा प्लस गामा बनेगा, मतलब ये पॉजिट्रॉन सीधा उधर नहीं जा सकता, ये इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन मिलके गामा प्लस 1.02 MeV ऊर्जा बनाएंगे, इसका 2 गुना करेंगे, तो इससे ये पॉजिट्रॉन इस वाले पॉजिट्रॉन से कटेगा और इधर क्या बच जाएगा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 गामा है इंटू 2, 2 दूने 4 गामा और 2 गामा ये रहे, तो कितने हो गए 6 गामा प्लस का 26.7 MeV। इस तरीके से ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर है ये क्या करता है सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न करता है, सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमने तुम्हारे पास सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है वो भी देख लिया। इसके अंदर क्या है देखो 4 हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं, 4 प्रोटॉन मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और क्या बना रहे हैं 2He4 बना रहे हैं, और 26.7 MeV मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये लास्ट स्टेटमेंट बोलता हूं, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी खत्म, इसके न्यूमेरिकल कल कर लेंगे अपने। एक स्टेटमेंट सुनना कि अगर तुम्हारे पास 1 किलो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन होने में ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होने में ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर 1 किलो, चलो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है ये, ठीक है, तुम सोच के बताना कि तुम्हारे पास सेम अमाउंट के अंदर, सेम वेट के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, मतलब मान लो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो कौन सा होने से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए सोच के बताना। लास्ट वाला जो लेक्चर में क्वेश्चन दिया था तुम्हें, वहां पे ये हो जाएगा कि जो तुम्हारे पास बॉल होगी या रियल लाइफ के अंदर जो भी पार्टिकल होगा उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने से लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p क्या होता है mv, मास ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी बहुत छोटी होगी, तरंग दैर्घ्य क्या होगी बहुत छोटी होगी, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए हमें रियल लाइफ के अंदर
तरंग देखने को नहीं मिलती है दरवे के साथ। ओके, ये क्वेश्चन आप सोच के बताना। इसी के साथ ही लेक्चर फिनिश होता है। अब इस लेक्चर के नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सीरीज अपनी काफी अच्छी चल रही है, मैं इसके अंदर रेगुलर लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घर वालों के फोन से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मतलब अल्टीमेट टारगेट एक ही होना चाहिए कि चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़े, बस इतनी सी बात है। ठीक है, काफी अच्छा तुमने सपोर्ट दिखाया है, 500 प्लस अपने सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसी तरीके से बढ़ते रहने चाहिए, अच्छा अच्छा कंटेंट आता रहेगा, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए कंटेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ।